सो हेलो गाइस, मैं आप सबको दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। और गाइस आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 11th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम बेटा हिंदी में कहते हैं ऊष्मागतिकी, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ऊपर नाम लिखा हुआ है टॉपिक। अब हम बेटा इसको कंप्लीट कराने वाले कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको मैं लेकर आया हूँ अपनी वीडियो में। तो फटाफट से उन टॉपिकों को मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में गैसों के नियम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा ऊष्मागतिकी में गैसों के नियम। ठीक है, जिसमें पहला होगा बेटा हमारा बॉयल का नियम। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा चार्ल्स का नियम। फिर हम पढ़ेंगे बेटा तीसरा गैलूसॉफ का नियम। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा आपका कार्नो इंजन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कार्नोट इंजन। ठीक है, कार्नो इंजन के बाद हम पढ़ेंगे बेटा आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम एवं द्वितीय लॉ नियम, है ना। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं। इसके बाद ले लेंगे जीरोस लॉ ले लेंगे। चलो, ऊष्मागतिकी में जीरोस लॉ, शून्य कोटि का नियम भी हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स होने वाले हैं जिसके बारे में हम बेटा आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, इनके बारे में पूरा आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या कौन सा नियम किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है मेरे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आता है हमारा बेटा टॉपिक गैसों के नियम। ठीक है, गैसों के नियम में सबसे पहला आता है बेटा हमारा नियम बॉयल का नियम क्या होता है बेटा? बॉयल का नियम क्या होता है? बॉयल महाशय ने क्या कहा था? बॉयल ने अपने नियम में बताया था बेटा इस नियम के अनुसार यदि किसी गैस का ताप नियत हो तो उस गैस का दाब उसके आयतन के क्या होता है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। नियम के अनुसार किसी गैस का ताप यानी T व्युत्क्रमानुपाती होता है बेटा। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके बेटा? दाब के और किसके? आयतन। समझ में आया? यानी T व्युत्क्रमानुपाती 1/V, व्युत्क्रमानुपाती 1/P। याद रखना बेटा, उस गैस का दाब और उसके आयतन की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये याद रखना। ठीक है, ये कह के गए हमारे बॉयल। ठीक है, बॉयल साहब कह कर गए हमारे। ठीक है, अब इस गैस का क्या ताप क्या है? मतलब ताप तो नियत है, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा? P व्युत्क्रमानुपाती 1/V। यहां से क्या आ जाएगा? P व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि T यहां पर क्या है? कांस्टेंट है या नहीं है? तो देखो बेटा, जब दाब 1/V के क्या है? व्युत्क्रम समानुपाती है। याद रखना, दो चीजें होती हैं। क्या होती है? यदि पूछे कि दाब V के कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती। अब पूछ रहा है कि P
वन अपॉन बी के कैसा है, समानुपाती। याद रखना, बहुत सोचने वाली समझने वाली बात है। छोटी छोटी पर मोटी मोटी बातें, छोटी छोटी पर मोटी मोटी बातें। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। हाँ, तो बेटा आगे चलते हैं। तो अब समानुपाती का चिन्ह देगा तो ऊपर क्या आएगा, कांस्टेंट अपॉन v। क्या आ जाएगा, कांस्टेंट अपॉन v। क्या आ जाएगा, कांस्टेंट अपॉन v। मैं इस v को इधर ले आ रहा हूं तो pv बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा। pv बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम यदि दो गैसों की बात करें, दो गैसों की बात करें, दो गैसों के लिए, दो गैसों की बात करें तो दो गैसों के लिए हम क्या करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट और P2 V2 इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा इन दोनों, जब देखो कांस्टेंट और कांस्टेंट बराबर है तो P1 V1 इज इक्वल बराबर क्या हो जाएगा, P2 V2 के। याद रखना बेटा, ये है हमारा बॉयल का नियम, ये है हमारा बॉयल का नियम। यहाँ से निकलेगा बेटा आपका क्या, P1 P2 इज इक्वल टू T2 T1। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओ सॉरी, क्या आएगा, V2 V1, V2 V1, V2 V1। देख लो अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से देख लो बेटा। दोबारा से एक बार फिर मैं रिकैप करा रहा हूँ कि बॉयल का नियम क्या कहता है, किसी गैस का ताप किसके, ताप के व्युत्क्रमानुपाती दाब आयतन में होता है। मतलब कि जो है दाब है वो आयतन के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटेगा, किसका आएगा भाई, बराबर का आएगा। और बराबर में जब आएगा तो कांस्टेंट आएगा, कोई कांस्टेंट। मैं b को इधर लिया तो p बराबर कांस्टेंट, और ये तुम्हारा हो गया, यहाँ से निकला P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो बेटा अब आता है हमारा गैलूसॉफ का नियम। बेटा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या बेटा, किसी गैस का क्या क्या नियत रख दें, अब आयतन नियत रख दें। क्या रख दें, आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या रख दिया बेटा, नियत रख दिया। क्या रख दिया, नियत। यानी क्या रख दिया, कांस्टेंट। कैसा रख दिया बेटा, कांस्टेंट रख दिया आयतन। क्या रख दिया हमने, आयतन, कांस्टेंट। अब जब इसका आयतन कांस्टेंट होगा बेटा तो किसी गैस का दाब, किसी गैस का दाब व्युत्क्रमानुपात सॉरी समानुपाती रहेगा किसके बेटा, किसी गैस का दाब समानुपाती रहेगा किसके बेटा, ताप के। इसके ताप के। P समानुपाती T होगा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर का चिन्ह आएगा, कांस्टेंट इनटू T, कांस्टेंट इनटू T। जब हम T को इधर लेकर आएंगे तो कांस्टेंट इज इक्वल टू P अपॉन T, कांस्टेंट इज इक्वल टू P अपॉन T। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। इसी को ही क्या कहते हैं बेटा, इसी को ही गैलूसॉफ का गैसीय नियम कहते हैं। गैसीय नियम कहते हैं। ठीक है बेटा, कांस्टेंट बराबर P अपॉन T। दो गैसों के लिए पूछेगा, दो गैसों के लिए तो कांस्टेंट इज इक्वल टू P1 V1 T1 और कांस्टेंट इज इक्वल टू P2 T2। आपस में बराबर हो जाएंगे तो P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2 के, P2 T2 के। मैं 2 को इधर ले आ रहा हूँ, 1 को इधर भेज दो तो P1 P2 इज इक्वल टू T1 T2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, क्योंकि अब ये डायरेक्ट सीधा समानुपाती है ना, तो बराबर में भी ऊपर P1 की जगह T1 और P2 बराबर T2। ठीक है बेटा, ये हमारा दो गैसों के लिए हो गया, ये हमारा दो गैसों के लिए। इसे ही बेटा गैलूसॉफ का नियम है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा अगले की। हाँ हाँ, तो बेटा हमारा अगला नियम है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार, क्या इस नियम के अनुसार
किसी किसी गैस का ताप, दाब, किसी गैस का दाब। अब बेटा दाब आ गया, याद रखना ताप नहीं है, दाब। तो किसी गैस का दाब, सॉरी नियत पहले तो देख लो क्या आ रहा है। तो इस नियम के अनुसार किसी गैस किसको नियत रखना है, दाब को। तो दाब क्या है हमारे पास, नियत। याद रखना बेटा दाब नियत है, दाब नियत है तो ताप समानुपाती हो जाएगा किसके बेटा, 1/v के। यानी ताप किसके समानुपाती हो जाएगा, आयतन के समानुपाती हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ताप आयतन के क्या हो जाएगा बेटा, समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह आएगा तो T बराबर कांस्टेंट इनटू V, और जब हम इसको लेकर आएंगे तो कांस्टेंट इज इक्वल टू V अपॉन T। ठीक है, दो गैसों के लिए पूछेगा, इसे ही क्या कह देते हैं बेटा, इसे ही क्या कह देते हैं, चार्ल्स का नियम। ठीक है, दो गैसों के लिए पूछेगा, दो गैसों के लिए पूछेगा। तो देखो कौन, तो मैं डायरेक्ट बता दूं, T1 T2 इज इक्वल टू V1 V2, हाँ V1 V2। ठीक है, तो ये हो गया दो गैसों के लिए। ठीक है बेटा, तो ये हमारे बेटा गैस के नियम खत्म हुए। यहाँ तक तीनों गैस के नियम मैंने आपको करा दिए। पहला था बॉयल, दूसरा था गैलुसॉक, और तीसरा था चार्ल्स। ठीक है, तीनों गैस के नियम हमारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आता है बेटा आपका कार्नो चक्र। ठीक है, कार्नो चक्र पढ़ाएंगे अब। हाँ भाई, तो हमारा अगला टॉपिक है कार्नो इंजन। कार्नोट इंजन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, कार्नो। ठीक है, अब पहले हम पढ़ेंगे बेटा कार्नो चक्र क्या होता है। तो बेटा कार्नो इंजन में एक चक्रीय प्रक्रम परिकलित होता है, उसे हम क्या कह देते हैं, कार्नो चक्र कह देते हैं। बस यहाँ पे कार्नो चक्र की कहानी खत्म। अब हम पढ़ेंगे बेटा कार्नो इंजन। कार्नो इंजन होता क्या है, कार्नो इंजन मैं आपको बताऊं तो एक काल्पनिक इंजन होता है। क्या होता है, काल्पनिक इंजन होता है। काल्पनिक इंजन होता है जिसकी दक्षता जो बताई है, वो बताई है 100%। कितनी बताई है, 100%। यानी 100% दक्षता वाला एक इंजन है, और ऐसा इंजन बनना अभी भी संभव नहीं है। और ये जो बताया है ये थे हमारे वैज्ञानिक कारणों। तो जिन्होंने अपने नाम पर क्या बनाया, एक इंजन बनाया, और वो इंजन कैसा था बेटा, काल्पनिक इंजन था, जो बताते थे उसकी दक्षता कितनी है, 100% है। कितनी दक्षता है, 100%। और ऐसा अब तक कोई इंजन बना नहीं कि बेटा जो निकाय से सामग्री ऊष्मा को किसमें परिवर्तित कर दे, कार्य में परिवर्तित कर दे, ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, है ना। तो ऐसा इंजन बनना अभी संभव नहीं है बेटा। तो ये कैसा इंजन है, काल्पनिक इंजन है, लेकिन इसके बारे में हम बहुत अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्नो इंजन का एक डेरिवेशन आता है बेटा, कार्नो इंजन में डेरिवेशन है, वो हम बात करेंगे तुम्हारे समतापीय प्रसार, समतापीय संपीड़न, रुद्धोष्म प्रसार और रुद्धोष्म संपीड़न, हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ, पहले मैं डायग्राम समझा देता हूँ, है ना। ये देखो, ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम महत्वपूर्ण है भाई, इंपॉर्टेंट है डायग्राम, याद रखना। ठीक है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। ठीक है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हम इधर चले। ठीक है, इस पॉइंट पे आ गए, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इससे हम वापस इधर आए, ये सी पॉइंट आ गया, इससे हम वापस इधर आए तो ये डी पॉइंट आ गया, और इससे ये ठीक है। जब बेटा हम ए से बी पे जा रहे हैं तो इसका दाब पहला B1 और T1, यानी दाब, ताप और आयतन कैसे होंगे, 1। तो यहां से क्या होगा, समतापीय प्रसार, क्या होगा, समतापीय प्रसार।
जब समतापीय प्रसार होगा तो बी पर जाएगा निकाय, जब बी पर जाएगा तो P2 और V2 और क्या हो जाएगा T1। इसके दाब में परिवर्तित होगा, आयतन में परिवर्तित होगा, लेकिन ताप में परिवर्तन नहीं होगा। फिर इसके बाद आता है बेटा हमारा रुद्धोष्म। रुद्धोष्म प्रसार, और रुद्धोष्म प्रसार जब बी से सी पे जाएगा तो इसका ताप भी चेंज होगा, आयतन भी चेंज होगा, दाब भी चेंज होगा, आयतन भी चेंज होगा, ताप भी चेंज होगा। ठीक है, जब सी से निकाय दोबारा इधर जाएगा तो समतापीय संपीड़न होगा। क्या होगा? समतापीय संपीड़न होगा। और क्या चेंज होगा? ताप चेंज नहीं होगा, ताप चेंज नहीं होगा। ठीक है, समतापीय संपीड़न में ताप चेंज नहीं होगा, तो ये चेंज हो जाएगा। संपीड़न से वापस क्या होगा? रुद्धोष्म संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न होगा, और रुद्धोष्म संपीड़न से वापस पहले निकाय तक पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा, देख लो, आराम से देख लो, चित्र को आराम से देख लो, चित्र को आराम से देख लो। समझ में नहीं आया, कुछ चीज समझ में नहीं आया बेटा, वापस रिपीट कर लेना, दोबारा से देख लेना, दोबारा पक्का है। देख लिया, यहां से यहां तक की दूरी ये V1 है, यहां से होगी बेटा तुम्हारी V2, ये होगी बेटा तुम्हारी V3, और ये होगी बेटा तुम्हारी V4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बेटा आराम से देख लो चित्र को, कोई भी दिक्कत हो दोबारा से देख लेना। ठीक है, ये है हमारा बेटा कार्नोट एंजन का चित्र। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे, इसके हिसाब से डेरिवेशन करेंगे। बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, इसी वजह से डेरिवेशन नहीं आ पाएगा, तो डेरिवेशन के लिए मैं अलग बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है, देख लो आराम से। इसलिए मैंने बहुत स्लोली बताया है कि जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑन द बोर्ड भाई, वो सॉरी, हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एनुअल, याद रखना। हाँ भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर बता दे रहा हूँ, पीडीएफ प्रोवाइड नहीं होगी, नो पीडीएफ प्रोवाइडेड। ठीक है, कुछ पीडीएफ प्रोवाइड नहीं होगी, बनाओ लिखो, जब तक लिखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं आएगा समझ में। हाँ हाँ, तो बेटा अब हम निकालेंगे सबसे पहले समतापीय संपीड़न। समतापीय संपीड़न में कुल कार्य होगा बेटा W1 बराबर nRT1 log B2 अपॉन B2। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा समतापीय संपीड़न में कुल कार्य, समतापीय संपीड़न में बेटा कुल कार्य। ठीक है, अब आएगा बेटा रुद्धोष्म संपीड़न में, रुद्धोष्म संपीड़न में कुल कार्य, कुल कार्य बराबर NR 1 माइनस मीटा, सॉरी 1 माइनस रो T2 माइनस T1। ठीक है, ये हो गया। अब फिर आएगा बेटा समतापीय प्रसार में कुल कार्य, समतापीय प्रसार में कुल कार्य, तो W3 ये हो गया बेटा W2, ये W3 इक्वल टू nRT2 log E बेस में B3 अपॉन B4, सॉरी B4 अपॉन B3, बड़ा ऊपर छोटा। ठीक है,
ठीक है बेटा, ठीक है। फिर है बेटा हमारा रुद्धोष्म प्रसार में कुल कार्य यानी W4 बराबर NR 1 माइनस रो T1 माइनस T2। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। अब हम लगाएंगे बेटा, अब इसके आगे करेंगे कार्नो चक्र में किया गया कुल कार्य। क्या लिखेंगे? कार्नो चक्र में किया गया कुल कार्य। कार्नो चक्र में किया गया कुल कार्य क्या होगा बेटा? W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। यही है, यही होगा नहीं होगा? मान रख दो भाई, सभी से मान रख दो। तो ये होगा बेटा W1 बराबर तुम्हारा nRT1 log E के बेस में V2 अपॉन V1 प्लस NR 1 माइनस रो T1 अपॉन माइनस T2 माइनस T1 प्लस nRT2 log E के बेस में V4 अपॉन V3 प्लस NR 1 माइनस रो T1 माइनस T2। कोई दिक्कत? ये पूरा किसके बराबर है? W के। ये पूरा W के बराबर। अब देखो बेटा, इसके आगे हम क्या करेंगे? nRT1 log E के बेस में V2 अपॉन V1 प्लस nRT2 अप माइनस 1 माइनस रो माइनस nRT1 1 माइनस रो प्लस nRT2 log E के बेस में V4 अपॉन V3 प्लस nRT1 1 माइनस रो माइनस nRT2 1 माइनस रो। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेंगे क्या? nRT1 log के बेस में V2 अपॉन V1 प्लस nRT2 बराबर V4 अपॉन V3। यहाँ से बेटा क्या आएगा? यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से करेंगे बेटा V1 अपॉन V2 इजिकल टू होगा V3 अपॉन V4 के। तो यहाँ से V2 अपॉन V1 बराबर हो जाएगा बेटा V4 अपॉन V3 के। किसके? -1 के। -1 के। और जब हम इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा V2 अपॉन V1 के माइनस। ठीक है, देखो तो nRT1 log V2 अपन V1 है ना। अब प्लस nRT2 log V2 अपॉन V1 इनवर्स। अब एक log थ्योरम होती है, log थ्योरम होती है बेटा, है ना, कि log x की पावर n log x की पावर n log x हो जाता है, n log x हो जाता है। क्या होती है वो? ये log x की पावर n जो होती है n आगे आ जाता है log e के बेस में x हो जाता है। तो बेटा ये होती है हमारी एक थ्योरम कि log e के बेस में x की पावर n आगे आ जाता है log e के बेस में x हो जाता है। ये हमारी थ्योरम होती है। ठीक है, ये लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, थोड़ा इधर से मैं इरेज करूंगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लो उसका फटाफट ले लो। ये है। अब इसके बाद तो जो होगा बेटा हमारा, जो होगा W बराबर कुल कार्य बराबर जो होगा बेटा हमारा वो होगा NR T1 माइनस T2 है ना, T1 माइनस T2 log बेस E क्या होगा बेटा V2 अपॉन V1। ये है हमारा बेटा कार्नो इंजन। अब हमें अब सूत्र होता है बेटा कार्नो इंजन की दक्षता का। किसका होता है बेटा? कार्नो इंजन की दक्षता। अब कार्नो इंजन की दक्षता कैसे निकालते हैं बेटा? कार्नो इंजन जो भी सूत्र, जो भी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं वो कार्नो इंजन की दक्षता से पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो कार्नो इंजन की दक्षता कैसे निकालते हैं? तो कार्नो इंजन की दक्षता बराबर किया गया कुल कार्य अपॉन किया गया कुल कार्य बटे ली गई ऊष्मा। ठीक है, किया गया कार्य बटे ली गई ऊष्मा। ठीक है बेटा, तो किया गया कार्य, कुल कितना कार्य किया गया, ये रहा हमारे पास एन आर T1 माइनस T2 अपॉन लॉग बेस E V2 अपॉन V1 है ना, अपॉन कितना ली गई ऊष्मा, कितनी ऊष्मा ली गई थी, एन आर T1 लॉग E V2 अपॉन V1। देखो बेटा लॉग V2 अपॉन V1 से गया, इससे ये गया, क्या बचेगा T1 माइनस T2 अपॉन T1, T1 माइनस T2 अपॉन T1, T1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, ये बचेगा। इससे आगे देखो बेटा, फटाफट इससे आगे हम यहाँ से क्या बाहर निकाल रहे हैं, टी में कॉमन ले रहा हूँ, टी में कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस T2 अपॉन क्या बन जाएगा बेटा T1, क्या बन जाएगा T2 अपॉन T1। तो दक्षता निकालने का क्या होता है, प्रतिशत में जब हम दक्षता निकालते हैं तो n प्रतिशत बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100%। ये है हमारा बेटा फॉर्मूला, ये है हमारा कार्नो इंजन की दक्षता। क्या है बेटा, नीटा, क्या है नीटा, प्रतिशत बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100%। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, ये हो गया हमारा बेटा कार्नो चक्र यहाँ पर खत्म। ठीक है, कार्नो चक्र हमारा यहाँ पर बेटा खत्म होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा कि ऊष्मागति की हम नियम पढ़ेंगे, ऊष्मागति की नियम बताए थे मैंने, तो हम उस नियमों के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, उन क्वेश्चंस को हम फटाक से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे मैं कराऊंगा बेटा आपको ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, तो चलते हैं ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम पे। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार बेटा, इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय को बेटा ऊष्मा दी जाती है, जब किसी का निकाय को हम क्या देंगे बेटा, ऊष्मा देंगे, ऊष्मा दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, तो उस निकाय की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है बेटा, परिवर्तन होता है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाता है, उसका आंतरिक परिवर्तन। अर्थात उसके आंतरिक परिवर्तन में क्या होता है बेटा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के मान में परिवर्तन होता है, तो उसके आंतरिक ऊर्जा के मान में भी परिवर्तन होगा। ये हमारा क्या कहता है, ऊष्मागतिकी। अभी आगे है कि जब किसी निकाय को बेटा ऊष्मा दी जाती है तो निकाय के कणों की गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जिससे वह निकाय पात्र की दीवारों पर क्या करता है बेटा, दाब आरोपित करता है। क्या करता है, दाब आरोपित करता है। जैसे को मान चलो कोई पात्र है। अब इस नियम के अनुसार जब किसी निकाय से हम उसको क्या देंगे, ऊर्जा देंगे, क्या देंगे, ऊर्जा। जब हम इसको ऊर्जा देंगे तो इसके स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, इस निकाय की स्थितिज और गतिज ऊर्जा के मान में परिवर्तन होगा, तो इन दोनों से मिलकर किसके मान में परिवर्तन होगा, आंतरिक ऊर्जा के मान में परिवर्तन होगा। और तो सरफेस क्या करेगी भाई, दाब आरोपित करेगी इस दीवारों पर। जब दाब आरोपित करेगी तो आयतन के मान में परिवर्तन होगा, दाब आरोपित करेगी तो आयतन के मान में परिवर्तन होगा, आयतन के मान में परिवर्तन होगा। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं बेटा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। इसलिए एक बार फिर से देख लो, इस नियम के अनुसार जब किसी निकाय को क्या कहते हैं, ऊष्मा दी जाती है तो उसके गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के मान में परिवर्तन होता है, जिससे उसके आंतरिक ऊर्जा के मान में परिवर्तन होता है ना। और
जब उसके आंतरिक ऊर्जा मान परिवर्तन होता है तो सरफेस क्या करती है, उसके बाहर दाब आरोपित करती है, और दाब आरोपित करती है तो उसके आयतन में क्या हो जाता है बेटा, परिवर्तन हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं बेटा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से देख लो, आराम से देख लो, आराम से देख लो। ठीक है बेटा, यहां से आता है बेटा हमारा dq इजिकल टू dv प्लस dw, dv इंटू dw यहां से आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, dq बराबर dv प्लस dw का मतलब क्या है कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन एवं की गई कार्य के योग के बराबर प्राप्त होती है। एक बार फिर से देख लो, कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के एवं किए गए कार्य के योग के कैसी प्राप्त होती है बेटा, बराबर प्राप्त होती है। और जब बराबर प्राप्त होते हैं डी के बराबर डी प्लस डी डब्ल्यू, जहां डी डब्ल्यू बराबर पी इंटू डी वी, मान रख दो डी क्यू इजिकल टू डी वी प्लस डी डब्ल्यू, पी इंटू डी वी, पी इंटू डी वी, डी वी, ठीक है, पी इंटू डी वी। तो यहां से क्या आ जाएगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, सॉरी ऊष्मा परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, और किसमें बेटा, आयतन में परिवर्तन, वॉल्यूम, है ना। तो यहां से ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये है हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब चलते हैं बेटा ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में, पहला केल्विन प्लांक का नियम। बेटा ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम दो वैज्ञानिकों ने दिया था बेटा। पहले थे केल्विन प्लांक। इन कथन के अनुसार, इस कथन के अनुसार ऐसा ऊष्मीय इंजन बनाना संभव नहीं है, ऐसा ऊष्मीय इंजन बनाना संभव नहीं है जो बेटा सिंक को बिना ऊष्मा दिए, जो सिंक को बिना ऊष्मा दिए ऊष्मा स्रोत से ली गई ऊष्मा को क्या करते, कार्य में परिवर्तित कर सके। अर्थात इंजन की दक्षता क्या हो, 100% हो, 100% हो। मतलब एक इनके अनुसार कहना ये था, इनका कहना ये था बेटा इस ऐसा ऊष्मीय इंजन तो बनाना संभव है ही नहीं जो बिना सिंक को ऊष्मा दिए क्या कर दे, पूरी ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर दे बेटा, कार्य में परिवर्तित कर दे। तो और जिसकी दक्षता कितनी हो, 100%। तो मैंने आपको बताया ना कार्बन इंजन कैसा था, काल्पनिक था। कैसा इंजन था, काल्पनिक इंजन था। ठीक है, एक तो ये है बेटा। देखो क्लासियस का कथन, क्लासियस का कथन क्या कहता है, दूसरे वैज्ञानिक थे बेटा हमारे क्लासियस। इनके कथन के अनुसार उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरण कैसा होता है बेटा, स्वतः प्रक्रम होता है, स्वतः प्रक्रम होता है, स्वतः प्रक्रम होता है। क्या बेटा, इस कथन के अनुसार उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर किसका बेटा, ऊर्जा का, किसका बेटा, ऊर्जा का स्थानांतरण स्वतः प्रक्रम होता है, जबकि निम्न ताप वाली वस्तु से उच्च ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरण कैसा होता है बेटा, स्वतः प्रक्रम नहीं होता, बल्कि क्या बेटा, कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। ये बताया बेटा हमारे क्लासियस। किसने बताया बेटा, क्लासियस के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा हमारे डायरेक्ट क्वेश्चनों पर। मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपके लिए, फिर हम इस क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा समय और दें मेरे लिए, जिससे कि मैं आपको दक्षता पर थोड़े से क्या करा दूं, क्वेश्चन करा दूं। दक्षता पर क्या करा दूं, थोड़े से क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रोवाइड करा देता हूं, है ना। ठीक, हाँ तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन, यदि एक विद्यार्थी ऊष्मीय इंजन बनाता है जिससे वह 127 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से 527 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के मध्य क्या करता है, कार्य करता है, और इंजन की दक्षता 60% बताता है, तो बताइए कि दक्षता सही है या गलत। तो हमको बेटा दो उसमें क्या दे दिए, ताप दे दिए। तो सॉल्व करेंगे हम इसको। देखो तो ताप T1 इजिकल टू 270 डिग्री सेंटीग्रेड, 227 है बेटा, 227 को हम केल्विन में बदलेंगे, 227 में क्या जोड़ेंगे, 273 केल्विन जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा,
ये आ जाएगा बेटा 400 केल्विन। कितना आ जाएगा 400 केल्विन। ऐसे दूसरा हमें ताप दे रखा बेटा 527 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम इसको बदलेंगे तो 527 में क्या ऐड करेंगे बेटा 273 जो केल्विन आ जाएगा हमारा। तो कितना आ जाएगा बेटा 800 केल्विन। दो ताप आ जाएंगे बेटा हमारे पास, एक T1 बराबर 400 और T2 बराबर 800। T2 बराबर 800। ठीक है, दो ताप आ चुके हैं हमारे पास। अब हम क्या लगाएंगे, दक्षता का सूत्र लगाएंगे। तो दक्षता बराबर, दक्षता किसे प्रतिशत है, नीटा प्रतिशत बराबर 1 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू 100। यही होता है। मान रखेंगे बेटा नीटा का तो मान हमें ये तो केवल बताया हुआ है, याद रखना। इंजन की दक्षता 60%, ये तो केवल हमें अंदाजे से बताई हुई है, हमें निकालनी है। तो नीटा प्रतिशत बराबर, ठीक है, 1 माइनस 400 बटे 800 इंटू 100%। तो नीटा परसेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इंटू 100। तो यहाँ से बेटा नीटा की वैल्यू आएगी 50%। क्या आएगी 50%। तो नीटा परसेंट बराबर कितना 50, और हमें कितना बताया था उसने 60% बताया। तो अतः यह कैसा है, गलत है। अतः यह दक्षता गलत। ठीक है रिकत। इस प्रकार से बेटा छोटे छोटे प्रश्न पूछता है आपकी एनसीईआरटी से। इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्न पूछता है आपकी एनसीईआरटी से। ठीक है, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक सपोर्ट करा, है ना। तो मैंने जितना हो सकता था उतने सारे टॉपिक कवर करने के लिए कोशिश की, और दक्षता पर एक सूत्र भी करा दिया। हमारे पास टाइम कम था, इसलिए बेटा वीडियो तो मैंने क्वेश्चन कम कराए हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा, एक अपना चैनल बनाएंगे हम, एक अपना टेलीग्राम पर चैनल बनाएंगे, जिसमें मैं जल्दी पीडीएफ डाल दिया करूँगा, जिससे कि आप अपना उसका होमवर्क कर लिया करेंगे। ठीक है बेटा, इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, नमस्कार, सी यू, गुड बाय, गुड।